दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास में हम विचार विमर्श करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो पिछले काफ़ी दिनों से विभिन्न न्यूज़ चैनल्स, विभिन्न अखबारों की हेडिंग बने हुए, विभिन्न सोशल मीडिया पर लोग आक्रोश जता रहे। वो है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी घरेलू हिंसा। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के दौर में लॉकडाउन के कई सकारात्मक पक्ष हमें देखने को मिले हैं, लेकिन एक नकारात्मक पक्ष है जिस पर हमें बात करनी चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। वो है घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस। तो दोस्तों, आज के हमारे विचार विमर्श का मुद्दा यही है। हम गहन विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये है क्या और लॉकडाउन में इसमें कितनी वृद्धि हुई है और कैसे इसका समाधान हो सकता है। हम इसकी चर्चा करेंगे कुछ तो फॉर्मल सर्वे से और कुछ इनफॉर्मल सर्वे से। इनफॉर्मल सर्वे में जैसे फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें लोगों का आक्रोश हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विचार विमर्श का मुद्दा। सबसे पहले बात करते हैं हम कुछ ऐसे तथ्यों की जिससे हमें पता लगता है कि कैसे संकट और महामारी के दौर में महिलाओं को अधिक नुकसान होता है। जैसे इसमें एक तथ्य है कि न्यूजीलैंड के कैंटरबरी में एक भूकंप आया था। अगर आपको पता नहीं तो आप विकिपीडिया कर सकते हो, वहाँ पर आप देखना कैंटरबरी का भूकंप। उसमें 53% घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई। तो यहाँ पर आप देखा कि एक प्राकृतिक आपदा आती है भूकंप, और उसमें सबसे अधिक जो संकट का सामना करना पड़ता है वो है महिला, और महिलाओं की घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी महिलाओं ने देखी है 53% तक। तो इसलिए ऐसे बुरे अनुभव हमें जानना चाहिए ताकि हमें तथ्य के साथ हम बातचीत कर सकें। अब हम एक बात और देखते हैं कि तालाबंदी के दौर में महिलाओं पर जो घरेलू हिंसा वो किस तरह से बढ़ी है। तो इसके लिए भी हमारे पास में कुछ तथ्य हैं जिन पर हम बात करेंगे। तालाबंदी को कोरोना से निपटने का कारगर उपाय माना गया। ठीक बात है, बिल्कुल इसके लिए हम सभी सहमत भी है, और ये इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। लेकिन इसका जो नकारात्मक पक्ष है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो है महिलाओं पर घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के कुछ बढ़ते हुए रुझान हम देखते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से घरेलू हिंसा की हेल्पलाइन और आपातकालीन कॉल की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। तो ये ऐसा तो है नहीं कि हेल्पलाइन और आपातकालीन कॉल में बढ़ोतरी पहले से नहीं थी या फिर पहले से इन पर कॉल नहीं होती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक इसमें बढ़ोतरी हो गई, और वो है लॉकडाउन में महिलाओं पर बढ़ती घरेलू हिंसा। देखो, आप देख सकते हो कि हेल्पलाइन में 25% तक बढ़ोतरी देखी गई और आपातकालीन कॉल में 300% तक की बढ़ोतरी देखी गई। एक दूसरी बात, इंटरनेट की अगर बात करें तो काफ़ी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी सामाजिक संगठन है जिन्होंने दावा किया है कि घरेलू हिंसा से संबंधित घटनाएं और इसके उपाय से संबंधित इंटरनेट पर खोजें ज़्यादा हो रही है। तो खोज तो पहले भी होती थी, लेकिन अभी लॉकडाउन में ये बहुत ज़्यादा हो रही है, अधिक हो रही है। वो हम काफ़ी आंकड़ों से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि घरेलू हिंसा आखिर है क्या और घरेलू हिंसा की क्या परिभाषा है। तो घरेलू हिंसा की अगर परिभाषा कहीं पर भी आपको बतानी पड़े, चाहे वो आपको मेंस में लिखना पड़े या फिर आपको इंटरव्यू में बतानी पड़े, अक्सर साक्षात्कार में पूछ लिया जाता है कि घरेलू हिंसा किसे कहते हैं। तो घरेलू हिंसा के आप एकदम फॉर्मल तरीके से आपको बोलना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत दो बातें कही गई है जिसके तहत हम घरेलू हिंसा को परिभाषित कर सकते हैं। पहली बात, अगर महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन और अंग इत्यादि को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो है घरेलू हिंसा। दूसरी बात, अगर महिलाओं पर शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मौखिक शोषण, भावनात्मक शोषण एवं आर्थिक शोषण किया जाता है तो उसे हम कहेंगे घरेलू हिंसा। तो देख लो, ये सभी जो शोषण बताए गए हैं उनमें से कोई ना कोई शोषण तो प्रत्येक महिला के साथ होता होगा। अगर शारीरिक शोषण नहीं होता या यौन शोषण नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मौखिक शोषण से प्रत्येक महिला अपने दैनिक जीवन में गुजरती होगी, तो हम उसे भी घरेलू हिंसा ही कहेंगे। अब हम देखते हैं कि तालाबंदी के दौरान महिलाओं पर कैसे नकारात्मक पक्ष हावी हो गए, यानी महिलाओं पर किस तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़े जो हमें जानना चाहिए। सबसे पहली बात, आर्थिक, यानी आर्थिक मुद्दे पर महिलाएं कैसे पिछड़ गई। कैसे महिलाएं जो आर्थिक सशक्तिकरण के रास्ते पर बिना लॉकडाउन भी खैर नहीं थी, लेकिन तालाबंदी में वो और भी पिछड़ गई, तो वो देखते हैं। कोरोना महामारी के दौर में कई छोटे उद्योग ऐसे हैं जहां पर मजदूर बेरोजगार हो गए और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। तो अगर जिस घर में आर्थिक तंगी होगी तो स्वाभाविक वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन, टेंशन जरूर होगी, यानी तनाव और चिंता की स्थिति स्वाभाविक वहाँ पर बनी रहती है। उनके पास में पैसा नहीं है तो आपस में वो गृह कलेश का सामना महिलाएं अक्सर करती है। दूसरी बात, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में काम करने वाली और मजदूरी करने वाली कई ऐसी महिलाएं हैं जो उनमें अपने दैनिक जीवन में कुछ पैसा कमा करके अपना जीवन यापन करती थी।
उनको भी आर्थिक रूप से तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि पहले आत्मनिर्भर थी। तो आपने देखा किस तरह से महिलाएं आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का सामना कर रही है। अब हम देखते हैं कि एक सामाजिक यानी सामाजिक पक्ष में हमें जानना जरूरी होता है। सामाजिक पक्ष में हम देखेंगे कि जो समाज के रीति रिवाज है वो किस तरह से, कुछ कुप्रथाएं है वो किस तरह से हावी हो गई। जैसे कि बलपूर्वक विवाह करने के मामले कई जगह सामने आए कि तालाबंदी में चलो कुछ नहीं हो रहा, एक काम करते विवाह कर देते हैं। या फिर बाल विवाह के मामले कई जगह सामने आए, घरेलू हिंसा जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं उसके मामले सामने आए, मारपीट के मुद्दे, ये सभी समाज में कुछ ज़्यादा तेज हुए हैं। और दूसरी बात है कि महिलाओं की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देखो ये आप जानने की कोशिश करना कि अगर शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ा है। अगर मान लो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि एक घर में अगर एक बच्चा है और एक मेल बच्चा यानी बालक है और एक बालिका है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बालक है और एक बालिका है, यानी कि दो बच्चे हैं। अब मान लो कि उस घर में आर्थिक तंगी है और आर्थिक तंगी में उनको ऑनलाइन एजुकेशन देनी है, तो वो किसको प्रोवाइड करवाएंगे? जो कि बालक है, यानी जो बालिका है उसको कहेंगे कि आप एक काम करना, बाद में कुछ कर लेना, कुछ भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसका यूज़ आप बाद में कर लेना, पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? बालक को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इससे एजुकेशन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बार बार बात की जाती है ऑनलाइन एजुकेशन की, लेकिन पहले ये भी जानना जरूरी होता है कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सभी के पास में पर्याप्त संसाधन है या नहीं। अगर कम है तो उसमें बालिका स्वाभाविक रूप से पिछड़ेपन का शिकार होगी और बालक को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो इससे होगा क्या? उनके बीच में सीखने का लर्निंग गैप यानी सीखने का अंतराल वो बढ़ेगा। वर्तमान में आप जानते होंगे कि जो विद्यालय है बिना लॉकडाउन में ही विद्यालय में आप देखते हो कि बालिका कम दिखाई देती है हमें। तो लॉकडाउन के बाद तो उसमें कमी आना एक सामान्य बात है। दूसरी बात है, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं उजागर हुई है। पहले तो लॉकडाउन में सब कुछ ओपन था, महिलाएं जाकर के अपने अस्पताल में कुछ रोग होता दिखाती थी। अब तो वो एक तो कोरोना का डर हो गया और दूसरी बात पुरुष अगर घर में है तो वो पुरुष पर डिपेंड हो गई कि आप, मेरा स्वास्थ्य में दिक्कत है आप मुझे ले चलो। अगर पुरुष ध्यान नहीं दे रहा तो फिर महिला दिक्कत होगी, क्योंकि पहले तो ये था कि महिला अगर अपनी महिला मित्र को साथ में लेकर के हॉस्पिटल में जा सकती थी, लेकिन अब महिला मित्र भी उसके पास में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कोरोना का डर है। तो इसलिए स्वास्थ्य संबंधित कई मुद्दे हमारे सामने उजागर हुए हैं। दूसरी बात कि कोरोना महामारी के दौर में महिलाओं से संबंधित आश्रय स्थलों को चिकित्सीय केंद्र के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यानी आश्रय स्थल में उनकी बात कर रहा हूँ कि जो महिला बेघर है या फिर जो पीड़ित है, जो घरेलू हिंसा का शिकार है और वहाँ पर उसके घर में उसके साथ में हिंसा होती है, तो उनके लिए कुछ आश्रय स्थल बनाए गए हैं। लेकिन अभी वर्तमान कोरोना के दौर में क्या हुआ कि आश्रय स्थलों को चिकित्सीय केंद्र के रूप में तब्दील कर दिया गया है। तो इसलिए वैसी महिलाओं को भी हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास में रहने के लिए आश्रय स्थल नहीं है। अब हम कुछ ऐसे कारण देखते हैं जिनसे डोमेस्टिक वायलेंस के मामले बढ़े हैं। जैसे पुलिस और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा घर के दौरे नहीं किए जा रहे। पहले क्या होता था कि पुलिस और स्वास्थ्यकर्ता समय समय पर घर पर जाते थे और देखते थे कि कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस जैसी घटनाएं नहीं हो रही है। लेकिन वर्तमान में डोमेस्टिक वायलेंस की घटना बढ़ने का एक ये भी है कि पुलिस और स्वास्थ्यकर्ता सभी कोरोना के इस महामारी के निपटने में लग चुके हैं, तो वो महिला हिंसा जैसे मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पा रहे। और घर पर अभी दौरा करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी पता नहीं किसी संक्रमित से किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति में लग सकती है। दूसरी बात, हिंसा आश्रयों को स्वास्थ्य सुविधा में परिवर्तित किया जा रहा है, इसकी चर्चा हमने कर ली है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अदालतें बंद है। यानी अदालतें बंद होने का प्रभाव कैसे पड़ा महिलाओं पर कि उनको न्यायिक उपचार नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई महिला हिंसा का कोई महिला शिकार हो गई है तो उसको न्यायिक उपचार नहीं मिल पा रहा, तो इससे क्या होगा कि जो महिला हिंसा कर रहा है उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि हमें कोई खतरा नहीं है, हम आराम से महिला का शोषण कर सकते हैं। तो ये सब बातें हमने जानी डोमेस्टिक वायलेंस के कारण में कि किस तरह से लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इनका समाधान क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहली बात है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण किया जाएगा। अच्छा, एक बात जानते हैं हम कि आखिर सशक्तिकरण क्या होता है। सशक्तिकरण वह है कि निर्णय और निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी, यानी कि कोई भी डिसीजन लेना हो वो महिला अपने स्तर पर स्वयं ले। अगर वो डिसीजन ले पा रही है तो इसका मतलब वो सशक्त है। ऐसा नहीं कि उसको पैसा भी मिल गया, उसके पास में वो संपत्ति भी है, धन दौलत भी है, लेकिन अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रही है तो वो सशक्तिकरण नहीं है, फिर वो किसी पुरुष के अधीन है। या फिर जैसे अक्सर देखते हो कि कहीं पर सरपंच का चुनाव होता है और महिला
वहाँ पर जीत जाती है। यानी क्यों जीतती है? क्योंकि वहाँ पर मान लो महिला की सीट निकली हो, वहाँ पर पुरुष खड़ा ही नहीं हो सकता उस सीट पर, तो इसका मतलब है कि महिला जीत गई। लेकिन ऐसा नहीं कि वो राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण हो गई। क्यों? क्योंकि पितृवादी जो समाज है, यानी पैतृक जो समाज है, यानी जो उसका पति है, वो उसके ऊपर हावी रहेगा। उसको उसके जो फैसले, उसके जो डिसीजन है, वो उस पुरुष से प्रभावित होंगे। यानी उसका पति कहेगा कि एक काम कीजिए, ये फंड आप यहाँ पर अलोकेट कर दो, यानी जो सड़क निर्माण का फंड था उसको कई और जगह शिफ्ट कर दो। तो ऐसे आमतौर पर हम खूब उदाहरण देख सकते हैं। तो वहाँ पर महिला ने जरूर सीट जीत ली है, लेकिन वो सशक्तिकरण नहीं है, क्योंकि फैसले कौन ले रहा है? पुरुष। तो सशक्तिकरण क्या होता है? निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में महिला अपने डिसीजन खुद ले सके। अब इसमें हम बात करते हैं समाधान की। तो सबसे पहला समाधान है आर्थिक रूप से सशक्तिकरण किया जाए। वर्तमान का दौर लॉकडाउन का दौर है, तो इसमें सबसे अधिक प्रभाव पड़ा सूक्ष्म और लघु उद्योग की महिलाओं पर, और साथ में जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो उनको आप महिलाओं के जो वित्तीय प्रोत्साहन होते हैं उनको बढ़ाया जाए। यानी वित्तीय प्रोत्साहन को अगर हम बढ़ाएंगे एमएसएमईज की महिलाओं के, तो उनको नो डाउट उनका उद्योग भी दोबारा से पुनर्जीवित होगा। और दूसरी बात, कुछ ऐसी सामाजिक समस्या जिनका हमें निदान करना होगा, हमें ध्यान देना होगा, जैसे कुप्रथा और घरेलू हिंसा पे लगाम लगानी होगी। वर्तमान में जो पुलिस और स्वास्थ्यकर्ताओं की अलग से टीम बना सकते हैं, जो वहाँ पर जाकर अपना जो पहले काम था वो कर सकते वो, यानी कुछ ऐसे एक दो लोग बना दे जो ध्यान रख सके कि कहीं पर घरेलू हिंसा तो नहीं हो रही है। और दूसरी बात, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। यानी एक ऐसा अलग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर विशेष तौर पे वो महिलाओं से रिलेटेड हो और महिला वहाँ पर आकर के अपना अध्ययन फ्री में कर सकती है। दूसरी बात, कुछ ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं चालू कर सकते हैं कि वर्तमान में स्पेशल महिलाओं के लिए। और हमें कुछ ऐसे आश्रय स्थलों का पुनर्निर्माण करना होगा जो कि कोरोना के दौर में चिकित्सीय केंद्रों के रूप में तब्दील हो चुके हैं। तो ऐसे आश्रय स्थल हमें पुनर्निर्मित करने होंगे। दूसरी बात, हमें न्यायिक सहायता इन्हें प्रदान करनी होगी। वो न्यायिक सहायता ये हम प्रदान कर सकते हैं ई कोर्ट के माध्यम से, वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो हम सब कुछ ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसी सुविधाएं घर घर पहुंचा सकते हैं, ताकि महिला जो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित है वो यहाँ पर आकर ई कोर्ट, वर्चुअल हियरिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इनसे वो न्यायिक पहुँच तक पहुँच सके, यानी उन्हें न्याय मिल सके। अब हम देखते कुछ इनफॉर्मल सर्वे जिनसे आपको पता हो लगेगा कि अगर हम कहीं पर भी ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे जो पोस्ट हमें अच्छे मिलते हैं वो हमें पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनमें एक अंदर एक ऐसी बात होती है कि जो हम नॉर्मल सोच नहीं सकते। जैसे मैं आपको इनफॉर्मल सर्वे यानी जो फेसबुक पर कई ऐसे पोस्ट है उनके माध्यम से बताऊंगा, और उनमें जो आक्रोश भी दिखाई देगा हमें कि वास्तव में घरेलू हिंसा हो रही है, तभी तो ऐसे पोस्ट हमें अधिक मात्रा में मिले हैं। देखो, सबसे पहला पोस्ट है मोहन जी का। मोहन जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया कि कैसे घरेलू हिंसा लॉकडाउन में बढ़ी है। उन्होंने सबसे पहले बात की 2005 की धारा 3 की, और उन्होंने बात की कि वहाँ पर अगर उस परिभाषा की बात करें, यानी उस 2005 की जो धारा 3 की व्यापक परिभाषा है उसकी अगर हम बात करें, तो एक महिला न केवल तालाबंदी बल्कि अपने सामान्य जीवन में हर दिन घरेलू हिंसा का शिकार होती है। इन्होंने देखो बहुत अच्छी बात कही है कि 2005 की धारा 3 की व्यापक परिभाषा है, जिसकी हमने चर्चा कर भी ली है। उसमें आपने देखा होगा कि उसमें शारीरिक शोषण की बात की गई है, उसमें यौन शोषण की बात की गई है, उसमें मौखिक शोषण की बात की गई है, उसमें भावनात्मक दुर्व्यवहार की बात की गई है, साथ में आर्थिक शोषण की बात की गई है। तो मोहन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम हर दिन महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है, और लॉकडाउन में ये बहुत अधिक बढ़ गई है। तो आप देख सकते हो, अगर हम उस एक्ट के अकॉर्डिंग चले तो मतलब मुश्किल से किसी भी घर में घरेलू हिंसा नहीं होती है, ये बहुत मुश्किल होगा। यानी प्रत्येक घर में घरेलू हिंसा होती है। मोहन जी ने काफ़ी अच्छा लिखा है, इन्होंने काफ़ी अच्छा सराहनीय प्रयास किया है, और ये तालाबंदी में और भी ज़्यादा विभत्स रूप से सामने आई है। अब इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई है जिनसे पता लगता है कि कैसे ये विभत्स रूप में सामने आई है। जैसे इन्होंने कहा कि तालाबंदी से घर में महिला और पुरुष दोनों ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, फलतः आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसकी चर्चा हमने कर ली थी आर्थिक मुद्दे की। घर में ज़्यादा सदस्य होने से अधिक कार्य करने की जिम्मेदारी महिला पर आई है, और ये एक शारीरिक शोषण नहीं है। बिल्कुल उन्होंने सही क्वेश्चन उठाया है, क्या यह एक शारीरिक शोषण नहीं है? बिल्कुल शारीरिक शोषण है ये, कि जो अधिक कार्य करने की जिम्मेदारी महिला पर आई है वो वापस में उसका कोई वेतन या उसको मेहनताना नहीं मिल रहा है। तीसरा मुद्दा इन्होंने उठाया, शिक्षा स्वास्थ्य की दृष्टि से बालिकाओं की तुलना में बालकों को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। क्या ये भावनात्मक एवं विकासात्मक शोषण नहीं है? काफ़ी अच्छा इन्होंने क्वेश्चन रेज किए है कि ये भावनात्मक और विकासात्मक दोनों शोषण है। और इन्होंने जो ये क्वेश्चन रेज किए, बिल्कुल हमें भी सोचना चाहिए इन बातों को, और अपने आसपास परिवेश को देखना चाहिए। चलो हम कुछ और सर्वे देखते हैं, कुछ और बातें देखते हैं। यह है नम्रता तिवारी जी का।
इन्होंने भी काफ़ी अच्छी बातें बताई है कि तालाबंदी के दौरान महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हुई है, जिसका तार्किक कारण हम महिला बाल विकास के द्वारा दिए गए महिलाओं पर आपराधिक आंकड़ों में 15% की वृद्धि के रूप में देख सकते हैं। यह एक अच्छी बात है कि आप तथ्यों के साथ में बात कर रहे हो। ये मैं नम्रता तिवारी जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने तथ्यों के साथ में अपनी बात को रखा है। काफ़ी अच्छा इनका प्रयास रहा है कि 15% की वृद्धि जो देखी गई है उससे हमें पता लगता है कि घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। इन्होंने एक काफ़ी अच्छी बात बताई, वो इन्होंने बात की शराब बिक्री को लेकर। ये तथ्य भी हमें जानना चाहिए कि इन्होंने बात की कि छत्तीसगढ़ के एक गांव में महिलाओं के द्वारा सम्मिलित रूप से मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया गया था, जिसमें उन्होंने शराब बिक्री में प्रतिबंध के दौरान घरेलू हिंसा में कमी बताते हुए शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध की मांग की थी। ये इन्होंने काफ़ी अच्छा एक अलग डायमेंशन प्रस्तुत किया है जिसकी चर्चा हमने नहीं की है। इन्होंने बताया कि शराब बिक्री है, ये जब शराब बिक्री पर बैन लगा था तो काफ़ी हद तक घरेलू हिंसा में कमी हुई थी। अब पुनः रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए शराब को बिक्री को ओपन किया जा रहा है तो वापस घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी होगी। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छे दो बातें बताई, एक तो डेटा बताया 15% का और साथ में शराब बिक्री से संबंध में इन्होंने काफ़ी अच्छी बात बताई है। चलो देखते अगला, यह है अश्विनी गिरी जी का। ये देखते इन्होंने क्या कहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पहलू में दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ठीक बात है। अगर हम तालाबंदी के सकारात्मक पक्ष को देखें तो इसमें घरेलू व पारिवारिक संबंध में एक अविस्मरणीय बदलाव आया है। बिल्कुल ठीक बात है, बदलाव आया, लोगों में स्नेह बढ़ा, लोगों में प्यार बढ़ा है और आपसी जो कई मुद्दे थे, कई विवाद थे वो सुलझे हैं। जो व्यक्ति घर से दूर आर्थिक कारणों से चला जाता था, ठीक बात है, उसे अब इस वक्त के अहमियत के कारण रिश्तों और परिवार को समझने का दो टूक का जो अनमोल समय मिला, जिससे वो भविष्य में सुनियोजित ढंग अपने विचारों मतभेदों को दूर कर अपने परिवार और समाज का एक प्रतिबिंब बन सकेगा। इन्होंने काफ़ी अच्छा एक सकारात्मक पक्ष रखा हमारे सामने कि काफ़ी हद तक परिवार में एकता, स्नेह, प्यार हमें दिखाई देता है। लेकिन इन्होंने दूसरे पक्ष की बात की, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है नकारात्मक पक्ष। इन्होंने कहा कि भारत और विश्व के बहुत से परिवारों की हालत आर्थिक दृष्टिकोण से अवनति की ओर है और उन्होंने भूखमरी और बेरोजगार की अंधकारमय गर्त की ओर ले जा रही है। जो परिवार की मुखिया है, जिससे अपने परिवार का लालन पालन की जिम्मेदारी होता है, वो इस आर्थिक तंगी के कारण अपने परिवार और बच्चों के भविष्य को लेकर अवसादों से घिरा रहता है, जो घरेलू हिंसा में एक उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है। यह काफ़ी अच्छी इन्होंने पॉइंट रखा अपना कि घरेलू हिंसा में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य क्या कर रहा है, आर्थिक तंगी यानी आर्थिक अवनति। आर्थिक अवनति अगर होती है तो वहाँ पर चिंता और तनाव में बढ़ोतरी होगी और नो डाउट घरेलू हिंसा बढ़ेगी। तो इन्होंने काफ़ी एक अच्छा उपयुक्त पॉइंट रखा हमारे सामने। ये विचार रखा युवराज सिंह डावला जी ने। इन्होंने कहा कि तालाबंदी से एक तरफ परिवार में सामंजस्य, स्नेह एवं प्यार बढ़ाए और एक दूसरे को समझने का मौका मिला, ठीक बात है, किंतु एक नकारात्मक प्रभाव महिलाओं पर पड़ा, वो है घरेलू हिंसा। विभिन्न सर्वे से ज्ञात हुआ कि पहले की तुलना में 15 से 20% इजाफा हुआ है। ये अच्छी बात है कि आप तथ्यों के साथ में बात रखते हो। ये हम कुछ कारणों से देख सकते हैं। कारण इन्होंने बताए, पुरुष महिला दोनों बेरोजगार हो गए, ठीक है, बेरोजगार अगर हो गए तो आर्थिक तंगी और घरेलू हिंसा में तब्दील, ठीक है। लघु और मध्यम उद्योगों को नुकसान हुआ, ये हमने बात कर ली है कि आर्थिक सशक्तिकरण खो रहा महिलाओं में। सामाजिक बुराइयों की भी हमने बात कर ली है कि विवाह, बाल विवाह, जबरन विवाह, ये सब बुराइयाँ ज़्यादा बढ़ी है। घर पर सभी सदस्य के होने की वजह से महिलाओं के कार्य में बढ़ोतरी हुई, ये भी ठीक है, हमने बात कर ली है। इसके साथ साथ महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़े, ये भी हमने बात कर ली है। पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, इसकी बात हमने कर ली है। घरेलू हिंसा को तवज्जो नहीं मिल पा रही है, अतः घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की अवहेलना हो रही है। इन्होंने अच्छा बताया, इन्होंने विश्लेषण अच्छा किया अपने इस आर्टिकल में, काफ़ी अच्छा बताया इन्होंने। अब हम देखते हैं दो छोटे छोटे कॉमेंट और हैं। तालाबंदी के समय आर्थिक संकट के कारण लोग उलझन की स्थिति से गुजर रहे, जो अपनी भड़ास महिलाओं पर निकाल रहे और इसी कारण महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। मतलब इन्होंने भी जो मुद्दा उठाया वो उठाया आर्थिक संकट का, और वो सही भी है कि अगर आर्थिक संकट घर में हो तो भड़ास वो महिलाओं पर ही निकलती है। अब देखते ये मुद्दा इन्होंने उठाया पंकज कुमार जी ने, आपका धन्यवाद, आपने अच्छा प्रयास किया। रविकांत मिश्रा जी ने कमेंट किया है कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ये अच्छी बात है कि आप किसी ऐसी एजेंसी का डेटा रखते हो जो कि एकदम रीजनेबल है, तार्किक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो समय समय पर ऐसे डेटा प्रदान करती है। तो ये तथ्य रखने के लिए आपका धन्यवाद रविकांत मिश्रा जी। और अंतिम रूप से आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया था और अपने विचार रखे थे, जिनमें अश्विनी गिरी जी, IPS एस्पिरेंट मोहन सिंह जी, नम्रता तिवारी जी, पंकज कुमार जी, रविकांत मिश्रा जी और युवराज सिंह जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी कामना है। एंड थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।